साथियों, आज की पोएम में हम लोग डिस्कस करेंगे कैनोनाइजेशन को, जिसको लिखा है जॉन डन ने। अगर हम इस पोएम की बात करते हैं तो इसको सबसे पहली बार 1633 में पब्लिश करवाया गया था और इस पोएम में टोटल 5 स्टेंजा और प्रत्येक स्टेंजा कितने लाइन का है? 9 लाइन का है। अगर हम इसके राइम स्कीम की बात करें तो इसकी राइम स्कीम है ABBA ट्रिपल सी डबल डी, यानी कि अब्बा ट्रिपल सी डबल डी करके याद कर लेना। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से हमको बता दीजिए कि कैनोनाइजेशन पोइम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट है जिनका नाम क्या है? जॉन डन है। तो जॉन डन को एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी तैयार होता है कि जॉन डन को किस रूप में जानते हैं? एक मेटाफिजिकल पोइट के रूप में भी इनको जाना जाता है। और ये जो पोइम है जो कि 1633 ईस्वी में इसको पब्लिश करवाया गया था, तो पास्थोमसली इसका अर्थ होता है मरने के बाद, यानी कि जॉन डन की मृत्यु के बाद इसको पब्लिश करवाया गया था, क्योंकि जॉन डन की मृत्यु जो है वो 1631 में हो गई और ये पोइम जो है 1633 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद कैनोनाइजेशन में 5 स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा 9 लाइन का, राइम स्कीम हम बता ही चुके हैं, ABBA ट्रिपल सी डबल A है। साथियों, पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करने से पहले हम लोग जॉन डन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जॉन डन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 22 जनवरी 1572 को। कहाँ हुआ था? लंदन, इंग्लैंड में। और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 31 मार्च 1631 को 59 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। कहाँ हुई थी? लंदन, इंग्लैंड में। और ये इनका व्यवसाय क्या था, प्रोफेशन क्या था? तो प्रोफेशन से ये एक पोइट थे, यानी कि कविताओं को भी लिखा करते थे। प्रीस्ट यानी कि पुजारी, प्रीस्ट भी थे और साथ ही साथ ये लॉयर भी थे। ठीक है, वकील भी थे। इनके अगर हम अल्मा मैटर की बात करें, एजुकेशन की बात करें कि जॉन डन ने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ग्रहण की, तो हार्ड हॉल से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। क्लियर है। अगर हम इनके जेनर की बात करें, जेनर का मतलब होता है शैली, यानी कि जो वर्क ये लिखा करते थे उनकी क्या शैली हुआ करती थी, तो ये ज़्यादातर लिखा करते थे वो किस पर आधारित इनके वर्क हुआ करते थे, उसमें क्या होता था? तो ये ज़्यादातर सटायर, लव पोइट्री, इलेजी और सरमन्स लिखा करते थे। ठीक है, और इनके इन सभी वर्क का, जितने भी ये वर्क लिखा करते थे, जितने भी होते थे, उन सब का सब्जेक्ट क्या होता था, यानी कि विषय वस्तु उनकी रहती थी जैसे लव पर आधारित, सेक्सुअलिटी देखने को मिलती थी और रिलीजियन एंड डेथ। इन विषयों पर आधारित ये अपने सटायर, लव पोइट्री, इलेजी और सरमन्स को लिखा करते थे। अगर हम लिटरेरी मूवमेंट की बात करें तो ये मेटाफिजिकल पोइट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनको प्रोमिनेंट राइटर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता है दोस्तों। तो चलो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लाइन बाय लाइन पोएम को। लेकिन लाइन बाय लाइन पोएम को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस पोएम को करने के बाद हम लोग 1 से लेकर के 45 तक के MCQs इसी पोएम पर आधारित डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, ठीक है, तो हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और अगर बहुत लंबा हो गया तो मैं एक और इसका सेकेंड पार्ट MCQs का बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं दिखा देता हूं कि कौन कौन से MCQs हम लोग डिस्कस करेंगे, तभी हम लोग लाइन बाय लाइन इस पोएम को भी डिस्कस करते हैं। यह है हमारा टेस्ट, इस तरीके से चलेगा पूरा, और ये टेस्ट जो चलेगा वो पूरे 45 तक, यानी कि हम लोग 1 से लेकर के 40-45, यानी कि अब हम लोग कैनोनाइजेशन पोएम की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और इसके पहले स्टेंजा की पहली लाइन जरा देख लो। पहली लाइन हमारी क्या कहती है? फॉर गॉड्स सेक, भगवान के वास्ते, भगवान के लिए, होल्ड योर टंग, अपना मुंह बंद रखो, अपनी जुबान बंद रखो, एंड लेट मी लव, और मुझे प्यार करने दो। उन्होंने क्या कहा? पहली लाइन हमारी कहती है, जरा ध्यान से देख लो, कि खुदा के वास्ते, खुदा के लिए अपना मुंह बंद रखो और मुझे प्यार करने दो। और अथवा चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है डांटना, टू रिव्यूक आर स्कॉल्ड, यानी कि फटकारना या आपत्ति करना। माई पालसी, पालसी का मतलब होता है पैरालाइसिस, लग जाना, यानी कि लकवे का मार जाना, लकवा लग जाना। और अथवा माई गाउट, गाउट का मतलब होता है यहाँ पर जैसे गठिया की बीमारी के लिए बोला जाता है, जोड़ों में सूजन आ जाना, या जो भी हमारे जॉइंट होते हैं उनमें दर्द का होना, तो वो हमारा गाउट कहलाता है, गठिया की बीमारी। तो ये दोनों लाइनें हमारी क्या कहती हैं? खुदा के वास्ते, खुदा के लिए अपना मुंह बंद रखो और मुझे प्यार करने दो, या फिर मेरी मजाक बना लो। देखो, फ्लाउट मीन्स होता है लास्ट में तीसरी लाइन से इसके अर्थ को कनेक्ट करना। फ्लाउट मीन्स होता है मजाक बनाना या उपहास उड़ाना। बोले या फिर मेरी मजाक बना लो।
अब किस किन चीजों का मजाक बना लो, किन किन चीजों का मजाक बना लो, माई पालसी और माई गाउट, यानी कि मेरे लकबे का या मेरी गठिया का मजाक बना लो। और क्या कहता है, या फिर तुम मजाक बना सकते हो और अथवा माई 5 ग्रे हेयर्स, या तुम मजाक बना सकते हो मेरे 5 सफेद बालों का। अर्थात 5 सफेद बालों से मतलब उनके बाल जो हैं वो सफेद होने को आए हैं, अर्थात वो अपने बुढ़ापे को इंडिकेट करते हैं। डेट मीन्स अर्थात बुढ़ापे का या फिर मेरे दुर्भाग्य का। और अथवा रुइंड, रुइंड का मतलब रुइंड फॉर्चून, उसको कहते हैं बुरा भाग्य, दुर्भाग्य। यहाँ पर रुइंड फॉर्चून का मतलब होगा, फॉर्चून मीन्स होता है भाग्य और उसके आगे रुइंड लगा है तो इसका मतलब बर्बाद भाग्य से मतलब ये है कि उनका दुर्भाग्य। अब फ्लाउट का मतलब हम बता ही चुके हैं क्या होता है, उपहास उड़ाना। अब ये तीनों लाइनें एक साथ देख सकते हो। उन्होंने कहा या फिर मेरी मजाक बना लो लकबे का या मेरी गठिया का या फिर मेरे दुर्भाग्य का भी मजाक बना सकते हो, या मेरे 5 बालों का अर्थात बुढ़ापे का मजाक बना सकते हो। यहाँ पे हम बता ही चुके हैं तुमको फ्लाउट का अर्थ क्या होता है, मजाक बनाना। और विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इंप्रूव। अब इसका मीनिंग समझ लीजिएगा। और अगर ये भी ना करना चाहो, अगर ये भी ना करना चाहो तो तुम अपने ऊपर काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो, अपने माइंड को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी आर्ट या अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, उसमें सुधार कर सकते हो या कुछ सीख सकते हो जिससे तुम क्या करो, वेल्थ कमा सकते हो। वेल्थ का मतलब रुपया पैसा धन दौलत कमा सकते हो और अपनी स्टेट को, अपनी स्थिति को बदल सकते हो, यानी कि तुम अमीर हो सकते हो और समाज में अपना एक स्टेटस बना सकते हो। इसका क्लियर हो गया। यहां तक ये 4 लाइनें मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी। अगली लाइन देखो, टेक यू अ कोर्स गेट यू अ प्लेस। अब उन्होंने क्या कहा, या फिर तुम कोई कोर्स ले सकते हो। यहाँ पे कोर्स का मतलब किसी स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन का लेना, यानी कि पढ़ाई करना, या फिर तुम कोई कोर्स ले सकते हो यानी कि शिक्षा ग्रहण कर सकते हो जिससे कि तुम एक अच्छे स्थान पर गेट यू अ प्लेस। जब आप बहुत अच्छे शिक्षित होगे, जब एक अच्छे संस्थान में आपने शिक्षा ली होगी तो आपका प्लेसमेंट भी अच्छी जगह होगा। डेट मीन्स आप एक अच्छी जगह पर प्लेस होंगे, एक अच्छी नौकरी होगी। उनके कहने का मतलब ये है कि या फिर तुम कोर्स यानी कि अच्छी जगह पर एडमिशन ले लो, शिक्षा ग्रहण कर लो जिससे तुम एक अच्छे स्थान पर सेटल हो जाओ। गेट योर प्लेस, एक अच्छे स्थान पर सेटल हो जाओ, अर्थात एक अच्छी सी जॉब मिल जाए और आपकी जो लाइफ है वो अच्छे से सेटल हो जाए। उनके कहने का मतलब यह है अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल कर लो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो और क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व हिज ऑनर, या तो फिर किसी किंगडम, किसी राज्य में जाकर के किसी राजा के सम्मान की सराहना कर सकते हो, किसी राजा की तारीफ करके, यानी कि फिर उसके ग्रेस से, ग्रेस का मतलब होता है उसके आशीर्वाद से पैसे कमा सकते हो। अगर उस राजा की कृपा बन गई तो उससे भी तुम अपना कल्याण कर सकते हो। अगला कहता है नेक्स्ट लाइन हमारी कहती है कि और अथवा किंग्स रियल, और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो तुम रियल किंग की प्रशंसा कर सकते हो। और अथवा हिज स्टैम्प्ड फेस, सराहना कर सकते हो किसकी, फिर उसके फेस की प्रशंसा कर सकते हो। स्टैम्प्ड फेस, स्टैम्प फेस का मतलब हुआ कि जो सिक्के पर या किसी नोट पर छपा हुआ चेहरा नहीं होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वाइन की बात कर रहे हैं जो कि एक क्वाइन पर किसी राजा का चेहरा छपा हुआ है तो उसकी आप प्रशंसा कर सकते हो। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का मतलब होता है सोच लो, विचार कर लो। कंटेम्पलेट, सोच लो, विचार कर लो कि व्हाट यू विल अप्रूव, व्हाट यू विल, जो तुम्हारी इच्छा हो कि तुम्हें क्या करना है, तुम जो चाहो वह करो। अप्रूव का मतलब व्हाट यू विल, तुम जो चाहो वो करो, जो तुम्हारी इच्छा हो, जिसे तुम अप्रूव करते हो वो तुम करो। सो इसलिए लेकिन प्लीज यू विल लेट मी लव, लेकिन मुझे प्यार करने दो। यू विल लेट मी लव, लेकिन तुम मुझे प्यार करने दो। इतना क्लियर है।
अब अगले पैराग्राफ में देखो, पैराग्राफ नंबर 2। दूसरा पैराग्राफ हमारा क्या कहता है? दूसरा पैराग्राफ कहता है अलास अलास। अगले स्टेंजा में देखो, कभी लगातार धड़ाधड़ क्वेश्चन करेगा और कुछ भी नहीं करता है। अफसोस अफसोस, हुज इंजॉर्ड, हुज मीन्स कौन इंजॉर्ड हो जाता है बाय माई लव। पहला ही क्वेश्चन उसने दाग दिया, अफसोस अफसोस, कौन सा व्यक्ति है जिसको मैंने दुख पहुंचाया है मेरे प्यार से। उन्होंने क्या कहा? हुज इंजॉर्ड, कौन इंजॉर्ड हो गया, कौन घायल हो गया बाय माई लव, मेरे प्यार के द्वारा, मेरे प्यार से। इसको फिर से रिपीट कर देता हूं कि अफसोस अफसोस, मुझे बड़ा दुख है। अलास अलास, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको दुख पहुंचा है मेरे प्यार से या हर्ट हुआ है मेरे प्यार से, कौन ऐसा व्यक्ति है? कौन से व्यापारी। अब दूसरा, व्हाट मर्चेंट शिप्स, कौन से व्यापारी के जहाजों को, शिप्स हैव माई साइज, हैव माई साइज, साइज मीन्स होता है आहें भरना या गहरी सांस लेना, ड्राउंड मीन्स होता है डूब जाना। तब वो कहता है कौन से व्यापारी के जहाजों को मेरी आहों ने या मेरी गहरी सांसों ने डुबो दिया है। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा कहता है हुज सेज, कौन कहता है माई टीयर्स, मेरे आंसुओं से हैव ओवरफ्लोड। ओवरफ्लोड का मतलब होता है बाढ़ आ जाना या किसी को डुबो देना। हिज ग्राउंड मीन्स होता है भूमि, जमीन। तब वो कहता है, कौन कहता है कि मेरे आंसुओं ने सैलाब ला दिया है या जमीनों को डुबो दिया है। और अगला क्वेश्चन वो यहां पे पुटअप करता है, व्हेन डिड माई कोल्ड्स अ फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव। अब इस लाइन को जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ी टफ है लेकिन आप बहुत अच्छे से इसे समझ जाओगे। व्हेन डिड माई कोल्ड्स, यहां पे कोल्ड से मतलब ठंडी सांसों के लिए बोला गया है। कब ऐसा हुआ? व्हेन डिड माई, ऐसा कब हुआ कि मेरी ठंडी सांसों ने स्प्रिंग को रोक दिया है। अ फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, यानी कि स्प्रिंग सीजन को आने से रोक दिया है मेरी ठंडी सांसों ने, ऐसा कब हुआ? फिर आगे कहता है व्हेन डिड दी हीट्स, व्हेन डिड दी हीट्स विच माई वेन्स फिल। बहुत प्यारी बात कह दी है कि अब वहां पे क्या कह रहे हैं, और ऐसा कब हुआ कि मेरी नसों की गर्मी ने, नसें समझते हो जिनमें खून बहता है, नस कट गई ऐसे बोलते हैं, तो वहीं पर उन्होंने वेन्स का मतलब होता है नसें, यानी कि व्हेन डिड दी हीट्स, हीट्स मीन्स गर्मी, विच जिनको माई वेन्स फिल, और ऐसा कब हुआ कि मेरी जो नसों की गर्मी ने एक और व्यक्ति को प्लेग से मरने वाले के व्यक्तियों की लिस्ट में जोड़ दिया है। एड मीन्स जोड़ दिया है, वन मोर एक और व्यक्ति को टू प्लेग बिल, यानी कि प्लेग से मरने वाले की लिस्ट में। तब इन दोनों लाइनों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां पे उन्होंने क्या करा, और ऐसा कब हुआ कि मेरी नसों की गर्मी ने एक और व्यक्ति को प्लेग से मारने वाले की लिस्ट में जोड़ दिया है। अर्थात यहां पर कवि कहना चाहता है ऐसा कब हुआ कि मेरी नसों की गर्मी, मेरी नसों में जो गर्मी है और इस गर्मी की वजह से किसी की मृत्यु हो गई हो, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कौन सा कब हुआ है? तब कवि कहना चाहता है, देखो आगे, सोल्जर्स फाइंड्स बार। कवि कहना चाहता है कि जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, अभी भी जंग लड़ रहे हैं। फाइंड्स बार्स, बार्स का मतलब युद्ध लड़ रहे हैं। एंड लॉयर्स, और जो लॉयर हैं, वकील हैं, फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन। लिटिजियस मैन का मतलब, लिटिजियस का मतलब होता है मुकदमेबाज आदमी नहीं होते हैं जिनको बड़ा शौक होता है मुकदमा लड़ने का, उनको हम लिटिजियस मैन कहते हैं। तो कभी कहना चाहता है कि सोल्जर सैनिक अभी भी जंग लड़ रहे हैं, वकीलों को अभी भी मुकदमों के शौकीन व्यक्ति मिल रहे हैं। यहां पर लिटिजियस का मतलब हम बता ही चुके हैं, मुकदमेबाज व्यक्ति होता है, जो कि विच मीन्स जो कि क्वेरल्स मूव, झगड़े खड़े करते हैं, क्वेरल्स करते हैं, झगड़ा खड़ा करते हैं, वही झगड़ा खड़ा करते हैं और वही लोग झगड़े को निपटाते हैं। सारा काम तो अपने हिसाब से हो रहा है, वो कहते हैं कि सारा काम तो अपने हिसाब से हो रहा है। यहां पे देखो, लिटिजियस मैन विच क्वेरल्स मूव, जो खुद ही झगड़ा खड़ा करते हैं, दो यद्यपि, फिर वो कहते हैं जो भी काम है वो अपने अपने हिसाब से सब कुछ तो हो रहा है, इसीलिए दो यद्यपि। सी मीन्स उसे, एंड आई मुझे, टू लव प्यार करने दो। तब वो कहता है अंतिम लाइन में, अंतिम से मतलब इस पैराग्राफ, इस स्टेंजा की अंतिम लाइन में, इसलिए प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसे किसे, उसकी प्रेमिका एनीमोर को बात करेंगे, वो एनीमोर को
लिए उन्होंने बोला है। तो यानी कि उससे, यानी कि उसकी प्रेमिका और मुझे दोनों को प्यार करने दो। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, ये भी स्टेंजा। ठीक है, अब अगला स्टेंजा हम लोग देखते हैं। अब स्टेंजा नंबर 3 हमारा क्या कहता है, देख लो। सबसे पहली लाइन, कॉल अस, हमको कह सकते हो, व्हाट यू विल, जो तुम्हारी इच्छा हो, बी आर मेड, हम बने हुए हैं, सच बाय लव, ऐसे प्यार के द्वारा। तो उन्होंने कहा तुम मुझे जो चाहो वह कह सकते हो, तुम मुझे जो चाहो वह कह सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरह हम प्यार की वजह से बने हुए हैं। अगली लाइन कहता है कभी कि कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, यहाँ पे फ्लाई का मतलब होता है पतंगा, यानी कि तुम मुझे एक पतंगा कह सकते हो और मेरी प्रेमिका को दूसरा पतंगा कह सकते हो। अर्थात कभी और उसकी प्रेमिका जो एनी मोर हैं, जिनसे इनकी शादी 1601 में हुई थी, उनकी बात कर रहे हैं। अर्थात कभी और उसकी प्रेमिका एनी मोर पतंगे की भांति हैं, क्योंकि वो, ये दोनों लोग, वे एक दूसरे पर मडराते हैं अथवा प्रेम की वेदी पर अपने आप को बलिदान कर जाते हैं। तो इसी सेंस में जॉन डन ने ये लाइन बोली है, कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, अर्थात तुम मुझे एक पतंगा कह सकते हो और मेरी प्रेमिका को दूसरा पतंगा कह सकते हो। अगला देखिए, नेक्स्ट वो कहते हैं बी आर टेपर्स, बी मीन्स हम आर टेपर्स, टेपर्स का मतलब होता है कैंडल्स, यानी कि मोमबत्ती, टू मीन्स भी। तो देखो, अब अपने प्यार की तुलना इन्होंने काय से कर दी है, मोमबत्ती से, टैपर से कर दी है। एंड एट आवर ओन कास्ट डाई, अब पहले बी आर टेपर्स टू को समझो क्या है। कभी आगे कहता है कि हम लोग उस मोमबत्ती की तरह हैं, उस टैपर्स की तरह हैं, जो अपनी ही कॉस्ट पर, यानी कॉस्ट का मतलब होता है बलिदान देना, बलिदान यानी कि मर जाना, जो अपनी ही कॉस्ट पर मर जाते हैं, अपनी ही बलिदान, अपने आप को निछावर कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं, यानी कि वे दोनों मोमबत्ती की भांति एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, जैसे तुमने मोमबत्ती को जलते हुए देखा है, जिस तरीके से मोम भी जलता रहता है और उसके अंदर जो बत्ती होती है वो भी जलती रहती है, और इस तरीके से मोम और बत्ती दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित कर देते हैं, एक दूसरे को बलिदान कर देते हैं। कभी भी अपने प्रेम की तुलना जो है वो उस मोमबत्ती से ही करता है, जिस तरीके से मोमबत्ती आपस में एक दूसरे को बलिदान कर देते हैं, हमारा प्रेम भी कुछ इसी तरीके का है, हम भी अपने प्रेम में एक दूसरे को इसी तरीके से बलिदान कर देंगे। मुझे लग रहा है क्लियर हो गई होगी ये लाइन। आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन है हमारी, एंड मीन्स और, बी मीन्स हम, इन अस फाइंड, पाते हैं, द ईगल एंड द डोव, दो पक्षियों की बात की गई। ईगल का मतलब होता है बाज और डोव का मतलब होता है फाख्ता। तो जो कवि डन है वो कहते हैं कि हमारे अंदर, हम दोनों के अंदर ईगल और डोव दोनों की क्वालिटीज पाई जाती हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। हम एक दूसरे में ईगल और डोव को देखते हैं। यहाँ पर जो ईगल है वो मेल होता है और ये क्रूलिटी का प्रतीक होता है, सिंबल होता है, और यहाँ पर जो दूसरा पक्षी डोव है ये फीमेल होता है और ये ब्यूटी का प्रतीक होता है। तो जो पोइट है, कवि है, वो कहना चाहता है कि हम एक दूसरे को ईगल और डोव मानते हैं। अगली लाइन क्या कहती है? अगली लाइन है हमारी द फिनिक्स रिडल। फिनिक्स का मतलब होता है यहाँ पर एक मैथोलॉजिकल बर्ड होती है, उसको फिनिक्स कहा जाता है। मैथोलॉजिकल बर्ड, हिंदी में कहें तो पौराणिक पक्षी। ठीक है, और रिडल का मतलब होता है पहेली, यानी कि कोई मिस्टीरियस पहेली। हैथ मोर बिट बाई अस बी टू बीइंग वन आर इट। अब इन दोनों लाइनों को एक साथ समझिएगा, क्या कहना चाहता है। कभी कहना चाहते हैं कि जो फिनिक्स की जो पहेली है, यानी कि फिनिक्स की जो रिडल है, पहेली है, वह हमारे प्यार से ही सुलझ सकती है। हम लोग दो होकर भी एक हैं, दो जिसमें एक जान है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि ये फिनिक्स क्या होता है। फिनिक्स मैंने तुम्हें बताया था, एक मैथोलॉजिकल बर्ड, एक पौराणिक पक्षी के लिए बोला जाता है। और इसके बारे में थोड़ी सी कहानी और बता दूं। ये जो फिनिक्स बर्ड है, ये जो मैथोलॉजिकल या पौराणिक बर्ड है, जो कि अरब के रेगिस्तान में सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। अरब के रेगिस्तान में, कहां? अरब के सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है, और एक समय में संसार में केवल एक ही फिनिक्स जीवित रहता है, ऐसी मान्यता है वहां की। ठीक है,
एक समय में सिर्फ एक ही फिनिक्स, और जब ये अकेली एक फिनिक्स मर जाती है तो और स्वयं को जला लेती है, स्वयं जल जाती है, तो इसकी जो राख बचती है, इसकी राख से अगली नेक्स्ट जो फिनिक्स होती है वो उत्पन्न होती है। और यहाँ पे रिडल क्यों जॉन डन ने यूज किया है, रिडल रहस्य बताया है, एक मिस्ट्री बताई है, मैं तुम्हें बताता हूं कि रिडल यहां पर इन्होंने क्यों यूज किया है। ये एक रहस्यपूर्ण है कि जो फिनिक्स होती है, तुम्हें भी सोचने में लग रहा होगा यार अगली पीढ़ी कब आती है, जब दो अपोजिट सेक्स का मिलन होता है तभी अगली पीढ़ी का जन्म होता है। तो यहाँ पर ना तो कोई अपोजिट सेक्स है, ना अपोजिट कोई फीमेल या मेल है तो फीमेल नहीं, फीमेल है तो मेल नहीं, तो भी एक अगली खाली राख से ही बनी जा रही है। तब यहाँ पर समझिएगा, इसीलिए यहाँ पर रिडल का यूज किया गया है। ये एक रहस्यपूर्ण है कि फिनिक्स बिना किसी अपोजिट सेक्स के, विपरीत लिंग के और बिना कोई संपर्क किए बिना ही उत्पन्न हो जाती है, सिर्फ राख से, इसलिए। अगला देखो, हैथ मोर बिट, ये थोड़ा सा बिट नहीं लग रहा है, बिटी नहीं लग रहा है। आगे देखो वो क्या कहता है आगे, और कभी कहना चाहता है कि हमारा जो स्वरूप है, यानी कि उन्होंने ये भी कहा है कि दो जिस्म एक जान है, दो जिस्म बी टू बीइंग वन आर इट, हम दिखेंगे दो लेकिन आत्मा एक ही होगी, ठीक है। आगे देखो कभी क्या कहना चाहता है, सो मीन्स इसलिए टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट। पोइट कहना चाहता है कि हमारा जो स्वरूप है, हमें से एक मेल है और दूसरा फीमेल है, लेकिन हम इस तरह से मिल जाएंगे कि न्यूट्रल हो जाएंगे, कोई भी मेल और फीमेल नहीं रह जाएगा। जिस तरीके से न्यूट्रल जेंडर में मेल या फीमेल की पहचान नहीं होती है, इसी तरह से हम दोनों एक हो जाएंगे, हमारी कोई पहचान नहीं होगी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली लाइन में कहते हैं कि बी डाई, हम लोग मर भी जाएंगे, एंड राइज दी सेम, और दोबारा से जिंदा होंगे, और अपने इस प्यार को एंड प्रूव सिद्ध करेंगे मिस्टीरियस बाय दिस लव। उन्होंने कहा और अपने इस प्यार को मिस्टीरियस साबित करेंगे, अर्थात मृत्यु के बाद भी एक फिनिक्स की भांति वो पुनः जीवित हो जाएंगे और अपने प्रेम की पूर्णता का अनुभव करेंगे। ये इस लास्ट लाइनों में समझाया गया है। इतना क्लियर हो गया? तो चल, फोर्थ हमारा कहता है, देखिएगा कि वी कैन डाई, हम मर सकते हैं, बाय इट इसके द्वारा, यानी कि कम से कम हम मर तो सकते हैं। इफ नॉट लिव बाय लव, अगर हम प्यार करके जिंदा नहीं रह सकते, यदि नॉट लिव जिंदा नहीं रह सकते बाय लव प्यार करके, अर्थात पूरी लाइन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा जॉन डन क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम प्यार करके जिंदा नहीं रह सकते तो कम से कम मर तो सकते हैं, एंड और इफ यदि बशर्ते अनफिट हो, भले ही हम अनफिट हो, अयोग्य हो, फॉर किसके लिए? टॉम्स के लिए। टॉम का मतलब होता है ऊंची ऊंची इमारतें या मकबरों के लिए बोला जाता है, जैसे ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज की याद में जो है बनवाया था, सेम उसी तरीके से समझ लीजिएगा। भले ही हम अनफिट हो, हमारे लिए कोई बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें ना बनवाई जाएं ताजमहल जैसी। एंड हियर्स का मतलब होता है कि सब यात्रा निकाली जाना, भले ही हमारे लिए सब यात्रा ना निकाली जाए, अर्थात जो कवि है उसके कहने का अर्थ है बशर्ते हम लोग कोई फेमस व्यक्ति तो है नहीं, हम लोग कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, हमारे बारे में किसी टॉम्ब या मकबरे पर लिखा जाएगा, या हमारे लिए कोई सब यात्रा हियर्स नहीं लाई जाएगी, और हमारे लिए कोई कहानियां भी नहीं लिखी जाएंगी। ये तो बात हम जानते हैं, ऐसा कुछ भी हमारे लिए नहीं होगा, लेकिन हम लोग फिट होंगे। क्या लिखा है? इट विल बी फिट फॉर वर्स, लेकिन हम लोग फिट होंगे, योग्य होंगे फॉर वर्स, कविताओं के लिए। तब उन्होंने कहा भले हमारे लिए टॉम के ऊपर नाम ना लिखे जाएं, कोई सब यात्रा शानदार तरीके से ना निकाली जाए, या कोई कहानी ना लिखी जाए, लेकिन हमारे लिए जो कविताएं हैं, कवियों के द्वारा जो कविताएं लिखी जाएंगी उसमें अवश्य ही स्थान दिया जाएगा, अवश्य ही जगह दी जाएगी। शायद क्लियर हो गया होगा। तब वो कहते हैं, एक बार मैं फिर से इन 4 लाइनों को रिपीट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट हैं। यदि मकबरा तुमने देखा होगा पत्थर के ऊपर उनके नाम नहीं गोदे गए, अथवा उनके प्रेम को अमरता प्रदान करने के लिए ऊंचे ऊंचे स्मारक भी नहीं बनाए गए, तो कभी उनको नहीं भूलेंगे। तो भी क्या फर्क पड़ता है? ये जो कवि है ना, जो कविता लिखते हैं, वो हमको नहीं भूलेंगे, वो हमारे प्यार को नहीं भूलेंगे, और ये कवि उनके सच्चे प्रेम की कहानी को अपनी कविताओं में प्रस्तुत करेंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे। कवि सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा है। और अगली लाइन जो है वो बहुत प्यारी है, थोड़ा सा पोएम लंबी जरूर हो रही है, लेकिन समझ लीजिएगा इसको।
अगली लाइन में क्या कहा गया है, एंड मीन्स और इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल्स बी प्रूव। अब ये लाइन समझो क्या कहा जा रहा है इस लाइन में, यदि इतिहास ग्रंथों में क्रॉनिकल्स, इतिहास ग्रंथों के पन्नों पे, यानी कि इतिहास ग्रंथ जो नहीं होते हैं उनमें उनके प्रेम प्रसंगों का, उनकी लव स्टोरी का उल्लेख नहीं हुआ तो भी वे चिंता नहीं करते, तो भी उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम लोगों को जगह दिया जाएगा, बी विल बिल्ट इन सोनेट्स प्रीटी रूम। इसको समझ लो, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सोनेट्स प्रीटी रूम। यहाँ पर सोनेट जो है आपसे फिल इन दी ब्लैंक्स में भरवा लेंगे, और प्रीटी कभी कभी रूम्स का मतलब पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूम्स का मतलब हम लोग समझेंगे कैसे, कमरे से, जबकि यहाँ पर रूम्स का मतलब कमरा नहीं है बल्कि स्टेंजा से है। तो जरा हम रिपीट कर देते हैं यहाँ आपको कि तो ये लोग जो प्यार करने वाले हैं ये चिंता नहीं करते, लेकिन हम लोगों को कहाँ जगह दिया जाएगा, चिंता क्यों नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है इनको जगह दी जाएगी कहाँ, सोनेट्स के प्रीटी रूम में। यहाँ पर रूम्स का मतलब कमरे नहीं बल्कि स्टेंजा है, यानी कि जो 14 लाइनों की सोनेट लिखे जाएंगे, जो प्रेम गीत, यहाँ पे सोनेट का मतलब प्रेम गीत, जो प्रेम गीत लिखे जाएंगे और उनके जो सुंदर प्रीटी रूम्स होंगे, सुंदर सुंदर स्टेंजाज होंगे, उनमें उनकी प्रेम कहानी को बताया जाएगा, सुनाया जाएगा। एक स्टेंजा तब उन्होंने कहा क्योंकि वो ऐसा मानता है, यहाँ पर जो जॉन डन है ना, वो ऐसा मानते हैं कि एक प्रेम गीत का जो, मान लीजिए कोई भी एक सोनेट है, कोई प्रेम गीत जो लिखा गया है, एक स्टेंजा, सिर्फ एक स्टेंजा ही लिखा गया, वो उस विशाल भूखंड पर जो निर्मित मकबरा है उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। यानी कि किसी ने कोई मकबरा बनाया, उससे कहीं ज्यादा बेहतर यह है कि उसके ऊपर अगर एक कोई गीत लिख दे तो कहीं सर्वोच्च और कहीं अच्छा है। एज, आगे देखो उन्होंने क्या कहा, एज बेल आ बेल रॉट, अर्न, अर्न मीन्स होता है कलश, और हमारे सिलेबस में भी है एक जॉन कीट की पोइम, ठीक है। एज बेल आ बेल रॉट अर्न बिकम्स। अब यहां पे समझो क्या कहता है, चलो ये भी लाइन ले लो, द ग्रेटेस्ट एसिस, एसिस का मतलब होता है राख, एज हाफ एकड़ टॉम्स, हाफ एकड़ का मतलब आधे एकड़ में, और टॉम का मतलब कोई मकबरा बना हुआ है। समझो, अगर हमें, उन्होंने क्या कहा, अगर हमें आधे एकड़ जमीन पर बने मकबरे में जगह नहीं मिली, मान लो कोई आधे एकड़ में कोई मकबरा बना हुआ है और उसमें भी हमको जगह नहीं मिली, तो क्या फर्क पड़ता है, हमारी पोएम्स एक छोटे से कलश में, काय में, अर्न, अर्न का मतलब कलश, एक छोटे से कलश में, कलश के समान हैं, जिसमें एक मृतक की राख एकत्र की जाती है और उस विशाल भूखंड पर बने स्मारक से बेहतर होती है, ग्रेटेस्ट होती है, ठीक है, महान होती है। अगला और लास्ट दो लाइनें देख लीजिएगा इस पैराग्राफ की, एंड मीन्स और बाय दीज हेम्स, और इन पोएम्स, हिम्स किसको कहोगे, भजन, कविता, पोएम्स, इनके लिए बोला जाता है, और इन पोएम्स, हिम्स के द्वारा सभी लोग अपने प्रेम को अप्रूव कर देंगे। अर्थात यहां पर कवि कहता है ऑल शैल अप्रूव, यानी कि ये सभी लोग अप्रूव कर देंगे हमारे प्रेम को, हमारी इस प्रेम कहानी को। कौन कहता है, कवि, यानी कि जॉन डन और इनकी प्रेमिका, प्रेमिका कौन, अपनी पत्नी के लिए बोलते हैं, जो एनी मोर थी, जिनसे इनकी शादी 1601 में हुई। ये जो कविता है वो ध्यान बनाए रखना, ठीक है, 5 स्टेंजाज में डिवाइडेड है, ये हम लोगों का 4th स्टेंजा चल रहा है, इसके बाद एक स्टेंजा हम लोग और पढ़ेंगे, और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी, 9 लाइनें हैं, ये भी ध्यान बनाए रखना, ठीक है, कितनी लाइनें हैं, 9, और इनका राइम स्कीम भी आप ध्यान बनाए रखिएगा, AB ट्रिपल C और डबल A, ठीक है, ये इसकी क्या है, राइम स्कीम है। एक बार को देख लो, हम ऐसे ही स्टेंजाज में तभी हम क्लियर करते हैं, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। देखो ए, मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, पहली लाइन राइम करेगी A B, फिर B और फिर A। देखो पहली लाइन राइम कर रही है किससे, चौथी से, और दूसरी कर रही है तीसरी से, ठीक है, AB BA। अब आगे बढ़ो ऐसे ही, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब देखो ये तीनों लाइनें एक साथ राइम करेंगी, C C C, ठीक, और लास्ट की 2 लाइनें पहली 2 लाइनों से राइम करेंगी,
पहली लाइन से राइम करेंगे, यहाँ से देखो लव है और देखना एक जैसी आवाज निकलेगी लास्ट की दोनों लाइनों में। यहाँ पे देखो तो अप्रूव और लव, ठीक। और इसकी एक खासियत और है, इसका प्रत्येक स्टेंजा जिस शब्द से शुरू हो रहा है उसी शब्द पे खत्म होगा। देखो नहीं, इधर देखो ये है, सॉरी, जो यहां पर लव आया है तो यहां पर भी देखो क्या आ रहा है, लब आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी देख लेते हैं प्रूव करके। देखो यहां पर भी लब आ रहा है और यहां पर भी देखो क्या आ रहा है, लब आ रहा है। और आगे वाले लास्ट वाले में भी ये बात प्रूव करके देख लेते हैं हम लोग। देखो यहां पर भी लब आ रहा है, ये देखो ये है लब और इसका अंत भी काय पे हो रहा है, लब पे हो रहा है। यानी कि पहली लाइन का अंतिम शब्द और आखिरी लाइन का अंतिम शब्द क्या है, एक जैसे ही हैं दोनों, ठीक है। फिलहाल ये आखिरी दो लाइनें और पढ़ लेते हैं, बीच में कहाँ बताने लगे क्या चीजें। अब उन्होंने कहा देखो अस कैनोनाइज्ड फॉर लव। अब कैनोनाइज उन्होंने क्या करा कि जो हिम्न है, जो पोएम के द्वारा सभी लोग उनके प्रेम को अप्रूव कर देंगे, सभी लोग उनके प्रेम को अच्छा मानेंगे, उनके प्रेम को अमर कर देंगे। ये प्रेम का व्याख्यान करने वाली कविताएं और ये लोग जो प्रीटी सोनेट्स लिखेंगे, है ना, यानी कि इन प्रीटी सोनेट्स में ये इनके प्रेम का व्याख्यान करेंगे, तो ये प्रेम की व्याख्यान करने वाली जो कविताएं होंगी उन्हें प्रेम के संतों की सूची में पहुंचा देंगे। और इस तरीके से कैनोनाइज्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो जिसे संत की उपाधि दे दी गई हो उसको हम कैनोनाइज कहते हैं। तो कैनोनाइज्ड फॉर लव अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेम के संतों की सूची में इनको भी पहुंचा दिया जाएगा, इनका भी प्यार संत के प्रेम के संतों की सूची की तरह याद किया जाएगा, ठीक है। और अगला लास्ट पैराग्राफ अब देख लो क्या। अब स्टेंजा नंबर 5 हमारा क्या कहता है, जरा समझो। एंड मीन्स और 10 इनवोक अस। 10 इनवोक अस का मतलब होता है, इनवोक का मतलब होता है किसी भी चीज को संबोधित करना या किसी से निवेदन करना। प्रे टू अस या एड्रेस टू अस, अर्थात उनके कहने का मतलब ये है कि भविष्य में लोग उन्हें प्रेम का संत कह करके पुकारेंगे और जब वह हमको संत के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो इसके बाद वह हमसे प्रार्थना करेंगे, हमको इन्वोक करेंगे कि तुम ही लोग हो जिसने प्यार को सम्माननीय बना दिया। यू एक तुम ही लोग हो होम जिसने रेवरेंड कर दिया, रेवरेंड का मतलब सम्मानित कर दिया, सम्माननीय बना दिया। और किसको सम्माननीय बना दिया, लव को, प्यार को। और अगली लाइन क्या कहता है, अगली लाइन में कहा गया है कि मेड वन अनदर्स हर्मिटेज। मेड वन अनदर्स एक दूसरे के रहते हो, हर्मिटेज का मतलब होता है साधु की कुटिया, ऐसी कुटिया जहां पर साधु निवास करते हैं उसको हम कहते हैं हर्मिटेज, यानी कि संतों की कुटिया, संतों का निवास स्थान। तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि प्यार को एक दूसरे के लिए पूजनीय बना दिया, अर्थात एक दूसरे की कुटिया यानी कि हर्मिटेज बना दिया। क्या बना दिया, हर्मिटेज बना दिया। और ऐसा यहाँ पर मेड वन अनदर्स हर्मिटेज ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया, जरा समझो। यहाँ पे जो प्रेमी और प्रेमिका है यानी कि जॉन डन और एनी मोर हैं, वो जॉन डन जो यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं इस सेंटेंस का जरा मैं समझाता हूँ। जैसे हम लोग नहीं, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, तू मेरे दिल में रहती है, सेम टू सेम इसी सेंस में वो भी यहाँ पर यूज करते हैं। वे दोनों एक दूसरे के लिए संत निवास थे, क्योंकि प्रेमी की आत्मा प्रेमिका के शरीर में और प्रेमिका की आत्मा प्रेमी के शरीर में निवास करती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। यू तुम, टू होम जिसको लव प्यार करते, बाज पीस, पीस का मतलब है शांति, ये तुम ही हो जिसके लिए लव जो था एक पीस था, एक शांति थी। तुम्हारा जो प्यार था वो शांति का प्रतीक था। लेकिन डेट नाउ इज रेज, लेकिन अब रेज बन गया। रेज का मतलब होता है गुस्सा, लेकिन अब ये गुस्से का प्रतीक है। नाउ मीन्स अब, फ्यूचर में क्या बन जाएगा, रेज, रोष, दुख यानी कि कष्ट का कारण बन जाएगा। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने कहा है हु डिड दी होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप दोनों में पूरी दुनिया समाहित है। ये जो सच्चे प्रेमी होते हैं ना, उन सच्चे प्रेमियों में, उन दो में ही
एक दूसरे में ही पूरी दुनिया नजर आती है, तब वो कहते हैं आप दोनों में पूरी दुनिया समाहित है। ये सारी चीज़ें, दुनिया, ये इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया की सारी चीज़ें संकुचित होकर, बहुत छोटी होकर आपकी आंखों में प्रवेश कर जाती हैं। अर्थात पूरी दुनिया को ये प्रेमी और प्रेमिका, ये दोनों पूरी दुनिया को एक दूसरे की नज़रों में ही देख लेते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आइज, देखो कितना प्यारा बोल दिया, इनटू योर ग्लासेस ऑफ योर आइज। आपकी आंखें इस दुनिया के लिए आईना बन गई जो सब कुछ साफ साफ संक्षेप में दिखाती हैं। यानी कि प्रेमिका प्रेमी की आंखों में पूरी दुनिया देख लेती है, प्रेमिका को अपने प्रेमी की आंखों में पूरी दुनिया नजर आती है, और उस प्रेमी को उस प्रेमिका की आंखों में पूरी दुनिया नजर आती है। क्लियर हो गया? प्रेमिका को प्रेमी के और प्रेमी को प्रेमिका की आंखों में पूरी दुनिया नजर आती है। सो इसलिए मेड सच मिरर्स, मिरर्स मीन्स होता है वही शीशा, ओके, एंड सच स्पाइस। देखो उन्होंने क्या कहा, हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। प्रेमी के लिए संपूर्ण संसार प्रेमिका में केंद्रित था और प्रेमिका के लिए प्रेमी में केंद्रित था। ठीक है, अब देखो मैंने पहले भी बता दिया, शो मेड स्पाइस, यानी कि उन्होंने कहा उनके जो नेत्र दर्पण की भांति थे, उनकी जो आंखें कम आईना ज़्यादा थीं। ठीक है, कभी कभी तुमने बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे, तेरी नज़रों में सब कुछ नज़र आता है हमको, है ना। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि आंखों ही आंखों में सब कुछ कह दिया। तो सेम टू सेम यहाँ पर वो कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि उनके नेत्र जो हैं, उनकी जो नज़रें हैं, आंखें हैं, दर्पण की भांति थीं, जिनमें एक दूसरे के लिए उनकी जो छवि थी, एक दूसरे की तस्वीर नज़र आती थी, वो उनकी आंखों में, और प्रेमी की प्रेमिका के और प्रेमिका को प्रेमी के, ऐसे समझ लो। ठीक है, That they did all to epitomize, यही कहा है ना। अब देखो वो क्या कहते हैं यहाँ पे, समझ लीजिएगा कि आपकी आंखें इस दुनिया के लिए आईना बन गई जो सब कुछ साफ साफ संक्षेप में दिखती हैं। और कंट्रीज, कंट्रीज मीन्स देश, टाउन्स, टाउन्स मीन्स नगर, कोर्ट्स मीन्स दरबार। और ये जो कंट्रीज हैं, टाउन्स हैं, कोर्ट्स हैं, बिग फ्रॉम अबव, वो सभी, ये सब आपके प्यार के पैटर्न को फॉलो करेंगे, अ पैटर्न ऑफ योर लव। अर्थात आने वाली जो जनरेशन है वो आपके प्यार के पैटर्न को फॉलो करेगी। उनके कहने का मतलब यह है कि वे एक दूसरे के नेत्रों में, एक दूसरे की नज़रों में पूरा संसार, विभिन्न देश, नगर, राज दरबार सब देखते हैं उनके लिए। यानी कि बेग फ्रॉम अबव का मतलब होता है, बेग फ्रॉम अबव का मतलब होता है साथियों कि उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करो, और जो पैटर्न है, मॉडल है, जिस पैटर्न पे तुम प्यार करते हो ना, यही पैटर्न आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन अपनाएगी। तो ये क्लियर हो गया। एक बार कहो तो, अगर आप बोर ना हो तो एक बार कहो तो मैं पूरा रिपीट कर दूं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, चलो मैं रिपीट कर ही देता हूँ, आप बोर हो जाओ तो हो जाओ। देखो क्या कहते हैं कि भविष्य में लोग उनके प्रेम को संत कह करके पुकारेंगे, वे उन्हें प्रेम निवास के रूप में याद करेंगे, क्योंकि प्रेमी की आत्मा प्रेमिका के शरीर में निवास करती है और प्रेमिका की आत्मा प्रेमी के शरीर में निवास करती है। प्रेमी के लिए पूरा संसार प्रेमिका में केंद्रित था और प्रेमिका के लिए प्रेमी में। उनके नेत्र नहीं, दर्पण की भांति थे जिनमें एक दूसरे की आकृति प्रतिबिंबित थी। उन्हें एक दूसरे के नेत्रों में संपूर्ण संसार दिखाई देता था, जैसे देश, नगर, राज दरबार, ये सब उनकी आंखों में नजर आ जाते थे एक दूसरे की। और कभी विश्वास करता है कि उनके लोग उनके स्थान पर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि वे प्रेम के संत हैं, वे ईश्वर के आदर्श रूप में प्रेम करते हैं। और अतः उनका जो प्रेम है ना, प्रेम रोष, दुख या कष्ट से मुक्त रहेगा। उनके प्रेम में किसी तरीके का क्रोध, गुस्सा या दुख या कष्ट ये कुछ नहीं रहेंगे, इन सब से मुक्त रहेगा। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी। कहानी क्या, इसको हमने तुम्हें बताया था कि कैनोनाइजेशन और कैनोनाइजेशन मेकिंग अ संत, यानी कि संत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैनोनाइजेशन कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग इसका टेस्ट अभी लगाएंगे। ठीक है, 2 मिनट का टेस्ट होगा, वो हम उसमें विदाउट आंसर देंगे। आपको उनके आंसर जितने भी पता हो वो सब कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है।